अभी जैसे ये आपका अहमदाबाद से मुंबई जो प्रोजेक्ट बन रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट? बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन का पैसा हमें, हमारे पास थोड़ी है पैसा, हम लोग के पास तो सिर्फ रोटी खाने का पैसा वही बहुत होता है। इंडियंस का तो यही है ना, क्योंकि गवर्नमेंट खुद कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को तुम रोजगार दे रहे हैं, वो 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल दे रहे हैं, तो पैसा कहाँ है? पैसा तो शादियों में लगा देते हैं हम। तो पूरा ये जो बुलेट ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट है, इसका पैसा हमने लिया जापान से। और मोदी जी बड़े स्मार्ट है इस मामले में। शिंजो आबे अभी इस दुनिया में नहीं है, अब 50 साल का लोन ले लिया उनसे कि 50 साल का लोन ले लेते। मोदी जी को पता है 50 साल बाद मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, जो होगा वो चुकाएगा। 50 साल का लोन ले लिया उससे, और बदले में क्या दिया उसको? एक बुद्धिज्म की किताब दे दी जापानीज को कि ये हमारी तरफ से आप गिफ्ट समझिए। वो भी खुश हो गया, क्योंकि जापान में, साउथ ईस्ट एशिया में, इन कंट्रीज के अंदर बुद्धिज्म बहुत लोग मानते हैं। तो ये डिवीजन का यही काम होता है, राइट? फ्रांस के अंदर आजकल, फ्रांस में, स्वीडन में, ये जितने भी अच्छे अच्छे कंट्रीज हैं, इटली में, जॉर्जिया में, यहाँ इन कंट्रीज के अंदर आजकल हमारी योगा क्लासेस चल रही हैं। पूरी दुनिया के अंदर योगा, आयुर्वेदा, नेचुरलपैथी, होम्योपैथी, ये पूरी दुनिया इसकी तरफ आगे बढ़ रही है। ये हिंदुस्तानी ने तो दिया है। सो डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी, तो डिप्लोमेसी एक तरह से एक इंस्ट्रूमेंट है किसके काम करने के लिए? फॉरेन पॉलिसी को काम करने के लिए, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काम करने के लिए, कि हमें किस तरह की डिप्लोमेसी करनी है। डिप्लोमेसी को हिंदी में कहते हैं कूटनीति, कि काम ऐसा करो एक हाथ से कि दूसरे हाथ को पता ना चले, उसी को डिप्लोमेसी कहते हैं। लिखो, हेडिंग लिखो, डिटरमिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। यहां से तुम्हारा ओरिजिनल आईआर शुरू हो गया, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सिर्फ हेडिंग डालनी है और कुछ नहीं लिखना है, बाकी मैं लिखवाऊंगा सब। डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अब इसका क्या मतलब होता है, हम इसको डिकोड करेंगे पहले, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करते हैं। मतलब वो बताते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस तरह की होगी या होनी चाहिए। कौन कौन से डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि वो फैक्टर्स जो कि ये डिस्क्राइब करें कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ऐसी होगी या ऐसी होनी चाहिए। नंबर 1 चीज है हिस्टोरिक या हिस्ट्री। नंबर 1 इज हिस्ट्री। हमारी 200 साल की हिस्ट्री हमें बताती है कि हिंदुस्तानियों के ऊपर, आपको पता है अंग्रेजों ने जो है हमें कॉलोनी बना के रखा, तो इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इसीलिए जब आजाद हुए 1947 में, तो हमने दोबारा ये गलती रिपीट ना हो, इसीलिए हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बना लिया कि ना इधर ना उधर। क्योंकि दुनिया में क्या हुआ था, पहले पूरी दुनिया यूनिपोलर थी। यूनिपोलर का मतलब होता है ब्रिटेन सिर्फ मालिक था। फिर यूनिपोलर के बाद जो है वो दुनिया बाइपोलर में कन्वर्ट हो गई, मतलब यूएस और यूके। और फिर क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड जब खत्म हो गया था, उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने के बाद में एकदम ब्रिटेन खत्म हो चुका था तब तक। फिर पूरी दुनिया में एक ही ताकत बची थी, दैट इज अमेरिका। लेकिन 1945-46 के आसपास रशिया ने भी न्यूक्लियर एनर्जी टेस्ट कर लिया और पूरी दुनिया फिर से बन गई बाइपोलर, अमेरिका और रशिया। अब ये लड़ाई चलती रही लगभग 1990 तक इन दोनों की। और 1990 के अंदर जैसे ही डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, दुनिया फिर से बन गई यूनिपोलर। बट हुआ क्या, 1-1.5 साल के बाद ही पूरी दुनिया में आ गए एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इंडिया में भी एलपीजी आया। एलपीजी आते ही क्या हो गया, इस चाइना का इटालियन पास्ता इंडिया में भी मिलेगा, और यहाँ का वो क्या होता है, मिसल पाव भी मिलेगा उधर। अब हुआ क्या, जैसे ही पूरी दुनिया फिर उसके बाद में मल्टीपोलर बन गई, तो यूनिपोलर, बाइपोलर, ये लेकिन लास्ट का रिजल्ट क्या है, मल्टीपोलर, राइट? तो हिस्ट्री से हमने सीखा कि हिंदुस्तान जो है वो 200 साल की गुलामी के बाद आजाद हुआ है। तो क्यों नेहरू ने बहुत जबरदस्त फैसला लिया। नेहरू की सबसे अच्छी चीज यही थी कि उसने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नेहरू की 1000 चीजें अच्छी थी, जैसे आईआईटी बनाना उस जमाने में, आईआईएम बनाना, इसरो बनाना, डीआरडीओ बनाना, उन अच्छी चीजों में से एक अच्छी चीज ये भी थी, राइट? कि उसको, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी था, दूसरी उसने उसको ये लगा कि 200 साल की गुलामी के बाद में अगर फिर से हम किसी कैंप का हिस्सा होंगे कि भाई या तो डिसाइड कर लो, या तो तुम अमेरिका के साथ हो या क्यों भाई, हम तो इतने साल के बाद आजाद हो, हमें किसी के साथ नहीं जाना। तो ये बातें इजिप्ट का उस वक्त का जो राष्ट्रपति था, अब्दुल गामेर नजीर,
उसको पसंद आई। फिर ये जोसेफ ब्रोस टीटो था, 3-4 लोग थे ना। और ये इंडोनेशिया का न्यूकुरमा, 3-4 बंदे थे ये लोग। इन लोगों ने मिलके 1961 में बेलाग्राड कॉन्फ्रेंस में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे ठप्पा मार दिया कि ना इधर के ना उधर के, हम अपनी तरफ रहेंगे। तो इतिहास से हमने फॉरेन पॉलिसी में सीखा, राइट। फिर उसके बाद जोग्राफिकल फैक्टर्स हमें सिखाते हैं। जोग्राफिकल फैक्टर क्या सिखाते हैं कि भैया एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, राइट, एक तरफ नीचे श्रीलंका है, तो पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध होने चाहिए। फिर आपके पास नेपाल है, फिर आपके पास भूटान है। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया में जितनी भी ड्रग्स आती है, ज्यादातर ड्रग्स, क्योंकि इंडिया का जो लोकेशन है वो गोल्डन ट्राइंगल और गोल्डन क्रोसेंट के बीच में है। भाई एक तरफ तो म्यांमार थाईलैंड है, और एक तरफ आपके उस तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान ईरान है, और हिंदुस्तान की लोकेशन इन सबके बीच में। ये देखो, ये म्यांमार है इधर, ये थाईलैंड है, और ये इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान ईरान। ये पूरा दुनिया भर का। आई एम रहता मैं दिल्ली में हूँ काफी सालों से, लेकिन बेसिकली वी आर फ्रॉम राजस्थान। तो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा ड्रग्स तो राजस्थान में ही बनती है। हाँ, इसमें कोई शर्म वाली बात थोड़ी है, करोड़ों की आती है। राजस्थानी सिर्फ बिजनेसमैन नहीं दे रहे हैं, ड्रग्स भी दे रहे हैं। ये पाकिस्तान बॉर्डर के पास जितना भी है ना, इस एरिया में पूरा अफीम की खेती होती है। होता है मेडिकल पर्पस के लिए वो, लेकिन लोग चोरी छुपे उसको बेचते भी हैं, और उसमें सब इन्वॉल्व रहते हैं। बिना गवर्नमेंट की इजाजत के थोड़ी पॉसिबल है कोई। बिना गवर्नमेंट की इजाजत के तो आप बाइक नहीं चला सकते हेलमेट लगाए बिना। तो खेती तो बहुत बड़ी बात है, इजंट इट। पूरे इंडिया में होती है। आप हिमाचल हिमाचल चले जाओ, पंजाब चले जाओ, ये सब डोडा पोस्ट और ये सब बिकता है खुलेआम। किसी भी देश को अगर बर्बाद करना हो तो उसके यूथ को नशे में डाल दो, आपको और कुछ करना ही नहीं है। ड्रग्स, अब देखो एलएसडी आ रहा है। एलएसडी क्या होता है? एलएसडी लास्ट स्टेज ऑफ ड्रग्स, वेरी डेंजरस। अब इस पे भी एक टॉपिक है, बट डिबेट हो जाएगा, इसमें मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। जैसे जैसे हमारा रिलेशनशिप ग्रो होगा क्लास में आगे, वी विल डिस्कस हिस्टोरिकल फैक्टर्स, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर, कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है। जैसे आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी लगभग $4 ट्रिलियन है, राइट, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो हमारे से अच्छे से लोग बिहेव करेंगे। पैसा तो इंपॉर्टेंट होता है ना भाई लाइफ में। जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी आपसे अच्छे से कोई बिहेव नहीं करता। जिस दिन आप आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, आपको पता चलेगा कितने सारे लोगों ने आपके लिए मन में प्यार छुपा के रखा था। तो इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे छोटे छोटे कंट्रीज हैं, भूटान, नेपाल, ये सब डरते थे पहले इंडिया से, अब नहीं डरते ये। और ये इंडिया के लिए डेंजरस चीज है। क्यों? क्योंकि इनको ये पता चल गया है कि इन दो जब बड़े राइवलरीज लड़ते हैं ना, तो तीसरे को सबसे ज्यादा फायदा होता है। अब जैसे क्या होता था, नेपाल, इसीलिए नेपाल हमेशा हमेशा कहता है, और ये बड़ी बेइज्जती वाली बात तो है, नेपाल कहता है इंडिया स्पीक्स एंड चाइना डिलीवर्स। अब बांग्लादेश बोलेगा कि भैया, इंडिया वालों को बोलेगा तुम लोग हमें पैसा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। वो बोलेंगे नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, मैं चाइना को मेरा पोर्ट दे रहा हूँ। इंडिया वाले बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मजाक था, मजाक मजाक। तो हम बोले ये स्थिति है भी हमारी फॉरेन पॉलिसी की। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है। ये छोटे छोटे कंट्रीज, अब देखो श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट दे दिया, 99 साल की लीज पे दे दिया। पाकिस्तान वालों ने ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान के साथ तो हमारा कभी से संबंध अच्छा नहीं था, 1947 के बाद से ही नहीं था। नेपाल ने, अच्छा एक बार क्या हुआ, नेपाल के अंदर एक मैं जब इंडिया नेपाल पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा, मधेशी मूवमेंट हुआ था, एक मधेशी मूवमेंट। मधेशी हिंदू लोग होते हैं पूरी दुनिया में। भारत के अलावा सिर्फ नेपाल ही एक ऐसा कंट्री है जहां पे हिंदू लोग रहते हैं मेजोरिटी में। अब आप बोलोगे पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में माइनॉरिटी में है, राइट, सिर्फ नेपाल। तो वहां पे मधेशी इशू में इंडियन गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरफेयर कर दिया उधर। नेपाल खिसक के चला गया चाइना के पास। ये प्रॉब्लम है। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे मैं तुम्हें और प्रॉब्लम समझ में आती जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया हिस्टोरिकल फैक्टर्स, फिर उसके बाद ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, फिर उसके बाद में इकोनॉमिक बात करी ली मैंने, मैं लिखवाऊंगा सारा, पहले एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में समझा रहा हूं। फिर उसके बाद होता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का क्या मतलब है कि आपके देश के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी कितनी है। हमारे देश चीजें क्यों पॉसिबल है कि अगर इंडिया के अंदर, मान के चलो इंडिया के अंदर अगर रोज जम्मू में, गुजरात में, महाराष्ट्र में अगर दंगे होंगे, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी कभी मजबूत नहीं हो पाएगी, क्योंकि सरकार का सारा ध्यान तो इधर ही रहेगा। देखो सरकार किसी चीज से नहीं डरती है, कोई भी सरकार किसी भी चीज से नहीं डरती है, बस एक चीज से डरती है, गिरने से। तो सरकार ही गिर जाएगी तो फिर क्या करेगा। तो इंटरनल सिक्योरिटी, अगर घर बहुत मजबूत रहता है ना आदमी का, तो फिर आदमी बाहर वालों से तो लड़ लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब घर में ही कोई विभीषण बैठा हो, फिर आप तो
इसको रोक नहीं सकते, राइट? ये एक प्रॉब्लम है। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम हो गया, इधर आपका साउथ में कोई कह रहा है हमें तमिलनाडु अलग चाहिए, कोई उठ के कह रहा है हमें कलकत्ता दार्जिलिंग वाले से जो ऊपर हैं वो लोग कह रहे हैं हमें गोरखालैंड चाहिए, पंजाब में कोई कह रहा है कि सानू खालिस्तान चाहिए, खालिस्तान चाहिए हमें, इधर कोई ये अपना नॉर्थ ईस्ट में ये नागालैंड वाले ये तो कह रहे हैं हमें अलग कंट्री दे दो। तो सबका अलग अलग डिमांड्स है, इन सबको एक जगह कॉम्प्राइज करके और एक सबको पीसफुली रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक इंडिया का की इंपॉर्टेंट। लोग हिंदुस्तान पे क्यों भरोसा करते हैं, क्यों हिंदुस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है? देखो, किसी भी देश में तब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता जब तक उस देश के अंदर एफडीआई नहीं आए। आज हिंदुस्तान में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इंडिया में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रही हैं? क्यों? क्योंकि इंडिया की डोमेस्टिक जो पॉलिसी है या जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है वो पीसफुल है। क्योंकि मुझे एक बात बताओ कि क्या कोई भी कंपनी युगांडा रवांडा में इन्वेस्टमेंट करेगी क्या, कि जहां रातों रात कंपनी को उठा के ले जाए? बताओ, कोई भी कंट्री कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगी? जहां पे वो जो प्रॉपर्टी बनाए तो वो सुरक्षित रहे, राइट, उसके एसेट सुरक्षित रहे, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो। पता चले सीईओ साहब पहले दिन ज्वाइन कर रहे हैं, पहले दिन किसी ने गोली से मार दिया, बुरा लगेगा ना? कि घर से तैयार होके निकले, फर्स्ट डे ऑफ जॉब खत्म, रेस्ट इन पीस, अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए पीस, डोमेस्टिक पॉलिसी में पीस होना जरूरी है कि नहीं है? यस और नो? तो ये भी फैक्टर इंपॉर्टेंट है। आपकी लीडरशिप कैसी है, कैपेबिलिटी, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, फिर उसके बाद इंटरनेशनल लोगों के साथ आपका किस तरह का संबंध है। ठीक है, अब एक 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 काम करो, फिर मैं दोबारा इसको लिखो। डिटरमिनेंट्स, देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ब्रीफली एक्सप्लेन द डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। 10 नंबर का 150 वर्ड। कुछ नहीं करना, जो तुम्हें मैं एक चीज की गारंटी ले रहा हूं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट है उनसे आप पूछ लेना, डोंट ट्रस्ट माई वर्ड्स, जो मैंने जिनको पढ़ा के गया हूं यहीं पे, दिल्ली वैली की बात नहीं कर रहा मैं, उनसे आप पूछ लेना। वॉट एवर आई टीच यू इन क्लास, इफ यू डू दैट मच ऑल्सो, सिर्फ ये देख के भी उल्टी कर दोगे वहां पे, you'll get good marks. This is not what I am speaking, like 4 year or 5 years of experience, right? उसके बाद ये कॉन्फिडेंस आया मेरे में, right? अब हर साल 2-3 जब कोई बच्चे का होता है अपने नोट से, तो आदमी को लगता है कि फिर ठीक है बोल सकते हैं अपन अब, इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो एज इट इज छाप लो इसको, इसमें कोई वैल्यूडेशन करना है तुम अपने इच्छा से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और इसके अंदर एक डिटरमिनेंट और लिखवाऊंगा मैं, एक नया एंगल और है, वो सारे लिखो। जैसे कल्चर के बारे में भी लिखवाऊंगा, कल्चर का भी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है मैडम। जैसे हमारा कल्चर है वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज आवर फैमिली, धर्मशाला है ना, मुंह उठा के कोई भी आ जाओ, यहां थोड़ी कोई मना कर रहा है। अगला पॉइंट लिखो, रोल ऑफ कल्चर। जैसे ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना, 5 एलिमेंट तक लिखवा दिया मैंने इंटरनेशनल, ऐसे एक छठा एलिमेंट है रोल ऑफ कल्चर। जैसे हमने हिस्ट्री के बारे में समझ लिया, ज्योग्राफी के बारे में समझ लिया और इकोनॉमी के बारे में, तो 3 तो सब्जेक्ट ही हो गए, एक डोमेस्टिक हो गया, चौथा 5 ये भी सब्जेक्ट ही हो गया एक तरह से। इजी है ना? अभी तक कुछ टफ नहीं लग रहा है ना? रोल ऑफ कल्चर लिखो, लिखो इट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, इट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड that one of the India's significant global contributions has been the exercise of its soft power, comma, drawing on its ancient cultural and civilizational roots, full stop. एग्जाम्पल वासुदेव कुटुंबकम। और दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक बार चेक कर लेना अगर किसी का कुछ छूट गया हो तो। इट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज दैट वन ऑफ इंडिया सिग्निफिकेंट ग्लोबल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैज बीन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स सॉफ्ट पावर, drawing on its ancient cultural and civilizational roots, drawing on its ancient cultural and civilization roots, example वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, अब अगला हेडिंग लिखो, पंचशील पॉलिसी। These are the key founding pillars of Indian foreign policy. हेडिंग टॉपिक डालो, की फाउंडिंग पिलर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, दोज आर द इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, जो कि फॉरेन पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट है। की फाउंडिंग पिलर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, और उसके अंदर अब उसमें पहला टॉपिक लिखो, पंचशील पॉलिसी। हर साल घुमा फिरा के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये जो भी मैं टॉपिक करवा रहा हूं हाई रेटेड टॉपिक्स हैं, जिनका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में और क्लास में मैं सिर्फ वही चीजें कराऊंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ, क्योंकि यूपीएससी में बहुत ज्यादा सिलेबस है,
हमें फालतू चीजों कोई सेंस नहीं है, राइट? चीजों को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना मैडम। ये पंचशील जो पॉलिसी है ना, ये बाद में भारत के अलावा भी बहुत सारे देशों ने इसको अडॉप्ट किया, ठीक है? पंचशील है क्या? पंच प्लस शील। पंच मतलब 5 और शील मतलब प्रिंसिपल्स। 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स। पंचशील का मतलब होता है, मैं लिखवाऊंगा अलग से, अब पहले सुनो आराम से। 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स, ये हमने लिया है इंस्पायर होके बुद्धिज्म से। पंचशील एक हमारे इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी है। ये हमने साइन करी 29 अप्रैल को मैडम, इन 1956, राइट? अब क्या है ये पंचशील, ये हम डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो 10 मार्कर क्वेश्चन आता है 150 वर्ड में। क्या है पंचशील पॉलिसी, एक एक करके समझेंगे। पहली चीज तो ये है कि हमें एक दूसरे की टेरिटोरियल सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है? मतलब तुम मेरी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करो मैडम, हम आपकी बाउंड्री की। ये नहीं कि कल तुम आके यहाँ कब्जा कर लो मेरे मकान पे। तो ये फॉरेन पॉलिसी लेवल की बात चल रही है कि मतलब इंडिया कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि अगर उसकी बाउंड्री पे ऊपर कोई कब्जा करेगा, उसके स्टेट्स के ऊपर कोई कब्जा करेगा। तो मतलब पहला पंचशील पॉलिसी तो ये है कि यू हैव टू मेंटेन योर टेरिटोरियल, यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, राइट, एंड सोवरेनिटी। पहला हो गया। दूसरा हो गया, लिखवाऊंगा सारा, समझो पहले। दूसरा है, हम लोग ये चाहेंगे कि आपस के अंदर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो। तुम भी प्यार से रहो, हम भी प्यार से रहें। तुम भी बम मत मारो, हम भी बम नहीं मारेंगे। तुम भी मत लड़ाई करो, हम भी लड़ाई नहीं करेंगे। तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, राइट? तीसरा है म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस। ना तुम मेरे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करो, ना मैं तुम्हारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करूंगा। ना तुम मेरे इंटरनल अफेयर्स में, मतलब मेरे देश में क्या हो रहा है, कैसा होगा, तुम्हें उस चीज से कोई मतलब नहीं है, मैं भी तुम्हारे नहीं करूंगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस। चौथा है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। एग्रेशन बता दिया था क्या मैंने? म्यूचुअल नॉन एग्रेशन मतलब तुम्हें भी एग्रेसिव नहीं होना है, तुम्हें भी कब्जा नहीं करना है एक तरह से, और हम भी कब्जा नहीं करेंगे। बेसिकली ये 5 पंचशील के पॉलिसीज हैं। अब यही फॉरेन पॉलिसी का गाइडिंग प्रिंसिपल है, और इसी प्रिंसिपल को 5 बहुत सारे कंट्रीज ने अपनी मेन फॉरेन पॉलिसी माना। क्योंकि जो सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स तो इसी में, कि ना तो म्यूचुअल इंटरफेयर करना है किसी की कंट्री में, एक दूसरे की टेरिटोरियल सोवरेनिटी का, यूनिटी का, इंटीग्रिटी का रिस्पेक्ट करना है, ठीक है? म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस और पीसफुल को एग्जिस्टेंस। इसके अलावा बचा ही क्या फिर? सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करनी करनी है। अब हुआ क्या, बेसिकली गड़बड़ हो गई इंडिया से, इसीलिए 1962 में वॉर हो गया चाइना के साथ। हम सोचते हैं ना 1962 में चाइना इंडिया, चाइना का वॉर हुआ। चाइना के साथ वॉर क्यों हुआ, रीजन क्या था उसका, ये कोई नहीं बताता। रीजन क्या था कि एक यहाँ पे तिब्बत के अंदर दलाई लामा था। हुआ क्या कि तिब्बत को जो है वो चाइना अपना ऑटोनोमस रीजन मानता था, और हिंदुस्तान कहता था कि नहीं, तिब्बत अलग देश है, हम इसकी रिस्पेक्ट, हाँ ठीक है तुम चाइना के हो तो ठीक है, लेकिन इसको ऑटोनोमस रखो। चाइना कहता था नहीं, हमारा कंट्री है। तो चाइना बोले तुम इंटरफेयर मत करो हमारे मैटर में। तो इंडिया वाले ने क्या किया, ये वहां पे जो बुद्धा था, जिसको फ्यूचर बुद्धा कहते थे, ये दलाई लामा। दलाई लामा एक टाइटल होता है, नाम नहीं है दलाई लामा किसी का, दलाई लामा एक टाइटल होता है। दलाई लामा उस वक्त, आज भी इंडिया में बूढ़ा हो गया अब तो, उस वक्त 1950s में भाग के इंडिया में आ गया था, और उसको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दे दिया था, और इंडिया के अंदर ये आ गया था। और उसी दलाई लामा के नाम से आज भी तिब्बत है। अभी भी चाइना का कंट्रोल तो है तिब्बत पे, लेकिन तिब्बत एक ऑटोनॉमस है। और 1959 में भयंकर गुस्सा हो गया चाइना तिब्बत के ऊपर, इसीलिए रातों रात दलाई लामा इंडिया में आ गया। आज दलाई लामा हिमाचल प्रदेश में रहता है, उसकी सिक्योरिटी, पीएम की सिक्योरिटी जितनी टाइट है, क्योंकि चाइना इंतजार कर रहा है कल दलाई लामा मर जाएगा, परसों चाइना को जड़ से इसको, तिब्बत को वापिस हथिया लेंगे ये लोग, ऑटोनॉमी भी खत्म कर देंगे उसकी। जैसे हांगकांग में ये लोग कर रहे हैं, जैसे ताइवान में ये लोग कर रहे हैं, जैसे चाइना के ऊपर वाला जो रीजन है जिंगजियांग रीजन में ये कर रहे हैं। और दलाई लामा, इसीलिए बीच बीच में दलाई लामा को इंडिया यूज करता रहता है। दलाई लामा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, राइट? तो जैसे ही हमने दलाई लामा को इंडिया में बुला लिया, हमने तो ये कि भाई तुम बच्चों, इसको कोई मार ना दे, इसीलिए हमने तो बुलाया। इन्होंने अटैक कर दिया, क्या बोल के कि तुमने ये जो पॉलिसी साइन करी थी ना, तुमने ये पॉलिसी में धोखा किया है। क्योंकि इसमें एक पॉइंट था म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस,
और इसी को लेके इन्होंने टक से करके वॉर चालू कर दिया। वॉर का बाद में नतीजा पता ही है, नेहरू को पहले दुख हुआ क्योंकि नेहरू तो झूला झूल रहे थे इसके साथ, जॉन इन लाई। नेहरू ने ट्रस्ट गलती किया, ट्रस्ट करके, जिसके नाम में ही जॉन इन लाई हो, लाई था ना उसके नाम में, उस पर ट्रस्ट तो करना ही नहीं था, पर ट्रस्ट किया। 1964 में नेहरू की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। और अभी आज के कंटेक्स्ट में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर इंदिरा गांधी होती ना अभी, तो अभी तक पाकिस्तान को, अभी पाकिस्तान के तो टुकड़े कर ही दिए थे उसने। अगर अभी मोदी की जगह इंदिरा गांधी होती अभी, तो अभी तक पाकिस्तान पर अटैक हो गया होता। वो थोड़ी अलग किस्म की लेडी थी। वो पहले करती थी, बाद में सोचती थी। पूरा पाकिस्तान डरता था उससे। क्या एटीट्यूड था उस लेडी का, आप सोचो। प्रेसिडेंट निक्सन को उसने, एक अमेरिका में एक जमाने में एक प्रेसिडेंट होते थे, प्रेसिडेंट निक्सन। तो प्रेसिडेंट निक्सन ने एक दिन शाम को टेलीफोन कर दिया, उसके पीए ने टेलीफोन कर दिया कि मैडम से बात करनी है मेरे को। तो उसने अपने पीए को, इंदिरा गांधी ने अपने पीए को बोला कि प्रेसिडेंट को बोलो कि हैव प्रॉपर अपॉइंटमेंट, देन विल स्पीक टुमारो। अमेरिकन प्रेसिडेंट को। ये ज़माना था। और आज हम अमेरिका के सामने कैसे रहते हैं, देखो। एक ज़माना था वो भी। आप कभी नेहरू की फुटेज देखना, जब वो जाता था अमेरिका में तो पूरा अमेरिका सड़कों पे आ जाता था। ये रुतबा था उस आदमी का। मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते। राजीव गांधी, द मैन। आज हिंदुस्तान में जो पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के नाम पे, उस आदमी की देन है। आज पूरी इंडिया, आज टेलीफोन, हर आदमी के पास घर घर में फोन है, मोबाइल है, ये उस आदमी की देन है। टेलीकॉम रिवॉल्यूशन लेके आया था वो इस देश में। आप, और जो पुराने लोग होते हैं कि वो नए चेंज को बहुत मुश्किल से करते हैं अडॉप्ट भी। वो पढ़ा लिखा आदमी था। वो क्यों, मैं, मेरे चाचा, माय रियल अंकल, ही इज आईएएस ऑफिसर। वो दिल्ली आए, मैंने उनको बोला मेट्रो कार्ड बनवा लो आप। क्यों आपने लाइन में लग रहा है? कह रहे नहीं नहीं, कार्ड वार्ड के चक्कर में नहीं। उनको लगता है पता नहीं कार्ड से क्या हो जाएगा। अरे कोई बॉम्ब थोड़ी है वो। उनको लगे नहीं, लाइन में लग के टिकट कटवा लेंगे। बट दे कांट। क्यों चेंज नहीं करते, राइट? जैसे आप अपने पापा लोगों को देखना, अभी तो शायद हो गया होगा, चेंज हो गया होगा, वरना ये जब स्टार्टिंग में ये जो भी यूपीआई पेमेंट इंडिया में आया था, या अंकल लोग, पापा लोग, ये बड़ा डरते थे कि यार नहीं, कहीं और चले जाएंगे तो। और बात सही भी है, लूट भी लेते हैं लोग। मम्मी बोली हमें, मैंने कहा तुम रहने दो अभी। उसने कर भी दिया किसी और को। टेक्नोलॉजी इज वेरी डेंजरस। अच्छा, हिंदुस्तान में एक प्रॉब्लम और है, जेंडर गैप भी बहुत है। अभी जब आप सोशल जस्टिस या इंडियन सोसाइटी पढ़ोगे, इंडिया के अंदर इंटरनेट डिवाइड गैप भी है। इंटरनल सिक्योरिटी में अपन पढ़ते हैं, आदमी लोग इस देश के अंदर ज्यादा स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं बनिस्पत महिलाओं के। अगर मेल्स 49% इस कंट्री के अंदर मेल जो लोग हैं वो इंटरनेट यूजर्स हैं, तो वुमेन है वो 39% ही हैं। और फिर उसके बाद रूरल और अर्बन का भी गैप बहुत है। रूरल एरिया के अंदर महिलाओं के पास फोन तो है, बट फोन करने के लिए वो इंटरनेट नहीं है उसमें। अर्बन एरिया में ये प्रॉब्लम नहीं है। तो अर्बन एरिया में तो बिना रील्स के काम नहीं होगा। रील्स तो देखना ही है, नहीं तो खाना नहीं बनेगा घर पे, isn't it? Now, these are the very important 5 principles. पंचशील पॉलिसी, अब तुम्हारा कभी ये कभी भूलोगे तो नहीं। पंचशील क्या है? पहला पॉइंट, एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में नहीं करना है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट करनी है, इंटरफेरेंस नहीं करना है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस करना है, और म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। बिकॉज एवरी पॉइंट हैज अ डिफरेंट थिंग। नॉन एग्रेशन का मतलब ये भी होता है, म्यूचुअल नॉन एग्रेसिव का ये भी मतलब होता है कि जैसे अभी पाकिस्तान एक तरह से हमें एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा है हमारे साथ, जानबूझ के कश्मीर में अटैक करवाता है, फिर बोलता है हमने नहीं किया। और फिर जब हम बोलते हैं कि अब वो भी शाना है, उसको पता है इंडिया अटैक करेगा नहीं, क्योंकि इंडिया को भी डर लगता तो है कि, क्योंकि ये लोग, देखो समझे नहीं, पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास तो खोने के लिए बहुत है। तो जानबूझ के ऐसा एग्रेसिव स्टेप करना कि आप किसी को भड़का रहे हो, एक तरह से उकसा रहे हो। उकसाना समझते हो? पोक करना, वेरी गुड। अब पोक करना ही तो है। अब चाइना वाले पोक ही कर रहे हैं हमें एक तरह से। अरुणाचल को अपने मैप में दिखाते हैं चाइना वाले, पता है तुम्हें? ये पोक करना ही तो है। अब यही है, देखो, अक्साई चीन इंडिया का हिस्सा है, लेकिन कंट्रोल चाइना के पास है। इंडिया वाले मैप में अपने दिखाते हैं उसको। अरुणाचल प्रदेश है इंडिया के पास, लेकिन चाइना वाले अपने में दिखाते हैं। यही तो खेल है, समझ में आया? अक्साई चीन अभी इंडिया के पास नहीं है, पता है ना? जैसे एग्जाम्पल, ये देखो, ये जम्मू एंड कश्मीर है मानो, ठीक है? तो ओरिज, ये देखो, ये हमारे हिस्से में हमारे पास बस इतना ही है अभी एक्चुअल में। ये वाला जो एरिया है ना, ये पाकिस्तान है, पीओके जिसको कहते हैं, मुजफ्फराबाद वाला एरिया। इंडिया का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है इधर कुपवाड़ा। और ये वाला जो है, ये यहाँ पे कारगिल है, ये लेह हो गया, ये लद्दाख हो गया, ठीक है? ये पेंगोंग लेक हो गई इधर, जहाँ वॉर चल रहा था अभी, पेंगोंग लेक पे वॉर चल रहा था ना, ठीक है? गालवान वैली क्लैश, ये गालवान वैली है।
आएगा इसमें इंडिया चाइना जब पढ़ाऊंगा तो। और ये वाला एरिया है, इसको कहते हैं अक्साई चीन, जिसको चाइना ने 1962 के वॉर में एक्वायर कर लिया था। ठीक है ना। फेजेस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी में इसके बाद करवाऊंगा, पहले मैंने पंचशील शुरू कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि फेजेस तब समझ में आते हैं जब टॉपिक क्लियर होता है पहले। हाँ लिखो। एक मैंने ये तो बताना ही भूल गया था मैं, सॉरी, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, ये नहीं बताया था ना मैंने, मैंने 4 ही बताया इसका मतलब। ये लिखो पूरा एज इट इज पंचशील। और देखो मैंने आंसर राइटिंग फॉर्म में ये नोट्स बनाए तुम्हारे, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, फिर 5 प्रिंसिपल हो गए, ठीक है,